विलंब किए हम कार्यक्रम को औपचारिक रूप से प्रारंभ कर सकें। इस निमित्त मैं हमारे सभी मंचासीन अतिथियों से निवेदन करूंगा कि दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। हम सभी अपना मोबाइल फोन या तो साइलेंट पे कर लेंगे या स्विच ऑफ कर लेंगे। कार्यक्रम के बीच में व्यवधान उत्पन्न ना हो, इस नाते से इसका ध्यान रखना है। अपना मोबाइल फोन या तो स्विच ऑफ कर लेंगे या तो साइलेंट मोड पे डाल लेंगे। कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ हो चुका है। हमारे मंच पर हमारे बीच विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता महोदय का आगमन हो चुका है। इन सभी के व्यक्तित्व को देखते हुए हम कह सकते हैं कि समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, जलाकर घर अपना हमने रोशनी की है। सबूत धुएं के धब्बे हमारे घर के हैं, सबूत धुएं के धब्बे हमारे घर के हैं। उजालों ने जहां कभी खुदकुशी की है, उजालों ने जहां कभी खुदकुशी की है। मैं मंच पे उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथि श्री प्रकाश पाठक जी, मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर महेश शर्मा जी और मुख्य वक्ता श्री चिराग पंडित जी का माल्यार्पण कर स्वागत करने के लिए डॉक्टर अजय दत्त शर्मा जी से निवेदन करूंगा। अतिथि परिचय कराने के क्रम में डॉक्टर महेश शर्मा, आप जयपुर के निवासी हैं, आप एकात्म मानव दर्शन के संपादक हैं। यह पुस्तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन चरित्र एवं दर्शन पर आधारित है। आप राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं।
आप हम सभी के संगठन बृहत्तर विचार परिवार के वरिष्ठतम सदस्यों में से गिने जाते हैं। आपका संरक्षण हम सभी के मस्तक पर हमेशा बना रहता है। श्री चिरायु पंडित जी, आप सयाजीराव गायकवाड़ विश्वविद्यालय वडोदरा में सिविल इंजीनियरिंग के व्याख्याता हैं तथा विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड गवर्नेंस के संस्थापक समन्वयक हैं। आप राष्ट्रवादी विषयों पर एक कर्मठ अनुसंधान करता हैं और सावरकर से संबंधित विषयों पर आपकी जोरदार पकड़ है। आप वीर सावरकर पुस्तक के सह लेखक भी हैं, जिसका लोकार्पण पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। हमारे मध्य श्री प्रकाश पाठक जी भी हैं। आप पुणे के निवासी हैं। आप व्यवसाय से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, महान क्रांतिकारी और हिंदू महासभा के अग्रणी नेता। श्री वीएस मुंजे जी द्वारा स्थापित सेंट्रल मिलिट्री स्कूल के आप अध्यक्ष हैं। सावरकर दर्शन परिषद में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों के आप दायित्व में भी हैं। कार्यक्रम के अगले क्रम में मैं हमारे अभिभावक डॉक्टर अजय दत्त शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि पुस्तक देकर के मंचासीन अतिथियों का स्वागत करें। सावरकर विचार मंच का परिचय कराने के लिए मैं राजेश शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। राजेश शर्मा जी। आदरणीय सम्मानित मंच और प्रबुद्ध हमारे श्रोतागण और इसके साथ साथ जो श्रोता हैं वो अपने हृदय में जो ललक लेके यहाँ आते हैं उसको मैं शत नमन करता हूँ। हिंदुत्व की जो ललक है, 24 कैरेट मनुष्य जो सोने जैसा खरा बनना चाहता है, उसकी जो ललक है उसको मैं सादर अभिवादन करता हूँ आप सबका। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मेरी आयु तो इसमें 30 वर्ष की है, लेकिन डॉक्टर साहब 40 वर्ष बताते हैं। लगभग 40 वर्ष पहले वीर सावरकर मंच की स्थापना हो गई थी। तो मैं सर्विस करता था तो ज़्यादा नहीं होता था, और डॉक्टर साहब के पिताजी श्री डॉक्टर वैद्य सोमदत्त शर्मा जी से मेरा ज़्यादा घनिष्ठता थी, और हम लोग 3-4 लोग नरही पर रहता था। 3-4 लोग अक्सर शाम को आ जाते थे और वो घुट्टी पिलाते थे हिंदुत्व की और विचार की, और वो हम लोग को बहुत मजा आता था। ऐसी तो अच्छी कोई बात ही नहीं आता किसी ने बताई हम लोग को। हिंदुत्व के लिए, देश के लिए प्रेम कैसे जागृत होगा देश के लिए, इन सबकी बातें को बताया हम लोग प्रायः आया करते थे। एक किताब हमेशा दिल्ली से मंगवाया करते थे, काश गांधी ने कुरान पढ़ी होती, वह नहीं भूलता उस किताब को। जो विभाजन हुआ न होता अगर गांधी जी ने वो पुस्तक पढ़ ली होती, उनका ये कहना था। शायद वो दिल्ली के बिशन कपूर जी ने लिखी थी, किसने लिखी थी मुझे इसमें नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो किताब फिर हम लोग उसको खूब बांटा करते थे। 1 रुपए की किताब बिकती थी, 12 आने में आती थी, और 12 आने लेके 1 रुपए में बेचते थे। जब 4 आना बचता था उससे फिर अगली किताबें मंगवाते थे। तो एक ये भी ललक थी। फिर धीरे धीरे सावरकर मंच का गठन होने लगा, और डॉक्टर साहब जो हमारे थे, इनके पिताजी, वो सावरकर जी जब लखनऊ आए थे तो उनके साथ साथ रहे हैं, और झंडे वाले पार्क में भी साथ रहे, तो उनका सानिध्य हुआ। फिर सावरकर मंच का गठन हो गया लगभग, और गठन के बाद हम लोग कभी तो छुप के कहीं ना कहीं बैठा कर लेते थे, और कभी किसी के घर में कर लेते थे, और कहीं किसी छोटी सी धर्मशाला में कर लेते थे। और अमीनाबाद जो धर्मशाला है, छोटेलाल धर्मशाला कौन सी है, उसमें कहीं चुप्पे से कर लेते थे। और एक बार
इनके सावरकर जी के भतीजे थे या कौन थे वो पूरा याद नहीं आ रहा, वो भी आए थे उस बैठक में वहाँ के लिए। तो वहाँ के पुलिस फोर्स ने कह दिया कि भाई आप लोग यहाँ बैठक नहीं कर सकते, ये सार्वजनिक स्थल है, धर्मशाला में नहीं कर सकते, और ताला लगा के चले गए। तो हम लोग सामने पार्क में चले गए, मैं नहीं था उस बैठक में, लोग बताते हैं बैठक में, वहाँ चले गए पार्क में, और वहाँ खड़े होकर उन्होंने अपनी सारी बात सबको बता दी। और बोले इसने बंद करना था, इसने कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन हमने अपनी बात तो तुम लोग को कह दिया, उसका प्रचार प्रसार करो। तो ऐसा भी कभी कभी देखिए, इस परिस्थितियों में भी सावरकर जी के दिए गए विचारों की मशाल जो है ये वीर सावरकर मंच जो है बराबर जलाता रहा। उसके हम लोग ने फिर कार्यक्रम शुरू करते रहे, कभी संघ में, विश्व संवाद केंद्र में, कभी प्रेस क्लब में, और फल निदेशालय के प्रेक्षागृह में, लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रांगण में और उनके प्रेक्षागृह में करते रहे। और फिर हम लोग थोड़ी सी हम लोग को उत्साह जागृत हुआ, तो हम लोग ने राजपाल जी को बुला लिया, राम नायक जी को। राम नायक जी हम लोग के कार्यक्रम में प्रेस क्लब में आए, और फिर एक कार्यक्रम हम जब यूनिवर्सिटी में किया तो वीसी थे एसपी सिंह जी, एसपी सिंह सपरवार अपने कार्यक्रम में आए, और हम लोग ने बड़े उत्साह के साथ वो कार्यक्रम किया। और सुशील पंडित जी तो हम लोग के कार्यक्रम में कई बार आ चुके हैं, तो ये सौभाग्य हम लोग का रहा कि सुशील पंडित भी हम लोग के पास। फिर अनेक संघ के अधिकारी भी जाने अनजाने आते रहे, और संजय जोशी जी भी आए थे हम लोग के कार्यक्रम में, और मेजर जनरल जीबी बख्शी लखनऊ में ही रहते हैं, वो भी बहुत बार शोभा बढ़ा चुके हैं। जनरल दुष्यंत जी भी हमारे कार्यक्रम में आ चुके हैं, और एक बार यहाँ कश्मीर फाइल्स दिखाई गई थी, हम लोगों ने न्यूनतम 100 रुपया लेके सबको दिखाया था, उसमें हीरो हीरोइन भी आए थे। वो इतनी भीड़ थी, इतनी कुर्सी किसी को जगह मिली, किसी को नहीं मिली, तो वो हीरो हीरोइन भी से आए थे, तो ये एक याददाश्त है। और साथ में ये आचार्य स्वामी धीरेन्द्र जी महाराज, ये भी एक बार हम लोग के कार्यक्रम में आए हैं, और अनेक इसके साथ अनेक गणमान्य लोगों के साथ साथ न्यायाधीश कई हम लोग के कार्यक्रम में आए हैं, और चेतना और प्रेरणा देने की भी काम होती थी। और सबसे अच्छी बात जो थी कि ये जितने भी लोग आते थे, आज भी जो हमारे सम्मानित अतिथिगण हम आए हैं, तो इनसे जो हम लोग चेतना और प्रेरणा लेते हैं, हो सकता है हम लोग 100-200 हो यहाँ, लेकिन जो इनका संदेश है, आप लोग का जो संदेश है, वो हम लोग 100% पहुंचाते हैं, अपने घर में बच्चों को बताते हैं, और इष्ट मित्रों को बताते हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से जाता है। तो वो कार्यक्रम हम लोग सदैव करते चले आ रहे हैं। और हिम्मत कैसी भी हो, डॉक्टर आजकल हमारे थोड़ा ऐसा होता है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि बैठे बैठे सारा काम करवा देते हैं, हम लोग खूब करते हैं, जितनी मेहनत हो सकती करते हैं। और ये सब टीम है हमारी, ये सब टीम है, इसमें कोई जिसको जो काम दे दिया जाता है वो निष्ठापूर्वक बड़े प्रेम और आदर से करता है। और जो हमारे क्रांतिकारी जो थे, वंदे मातरम के गान पे अक्सर गाना गाते थे, और वो वंदे मातरम कहते कहते भी फांसी के फंदे पर झूल जाते थे। ये बात भी हमारे दिमाग में सदैव बनी रहती है। और एक बात मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जब अंग्रेज जा रहे थे, या उसके 2-4-10 साल पहले, वो अंग्रेज पूछते थे 15 अगस्त क्या है यार, 15 अगस्त तुम लोग बहुत कहते हो, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, और 15 अगस्त, ये 15 अगस्त क्या है? तो वंदे मातरम के विषय में तो हम देश प्रेमी जो थे वो ये बताते थे, अरे अंग्रेज तुम्हें ये नहीं मालूम है वंदे मातरम बोले क्या? बोले वंदे मातरम माने पहले अंग्रेजों को बांधो, वंदे माने बांधो, और मातरम माने मारो, तो पहले मारो, पहले बांधो और फिर मारो, ये है वंदे मातरम। तो अंग्रेज बोले अब मुश्किल है यार, है ना। तो उन्होंने अपनी जाने की तैयारी 100% कर ली थी। उसके बाद किसी ने उनको अगस्त के बारे में बता दिया, बोले 15 अगस्त आ रहा, 15 अगस्त आ रहा। तो बोले ये क्या है, अगस्त कौन थे?
अरे कहेंगे तुम लोग को नहीं मालूम अगस्त कौन थे? बोले नहीं मालूम है अगस्त कौन थे। तो कहेंगे कि हमारे बहुत बड़े ऋषि थे, और वो ऋषि जो थे वो एक बार क्रोध में आके उन्होंने समुद्र पी लिया था। तो बोले 1 अगस्त थे वो? हाँ। कहेंगे 15 अगस्त आने वाले हैं और तुमको सबको पी लेंगे वो लोग। तो इतना घबराए लगे, तो वो वहां से फिर वो विदाई ले ली उन्होंने। और इस तरीके से मतलब ये तो वो है। और आप सब लोग यहाँ आए हैं, और आज का दिन तो देखिए कितना शुभ दिन हो गया। और आदरणीय मोदी जी ने जो इतिहास आज रचा है वो तो स्वर्णिम है। और उन्होंने बेर बेर वीर सावरकर जी का भी नाम लिया, उनको भी प्रणाम किया। और हम सब भी सावरकर जी को सच्चा नमन करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सावरकर विचार मंच का विस्तार से परिचय कराने के लिए धन्यवाद राजेश शर्मा जी। बिना विलंब किए, समय की मर्यादा है, हम कार्यक्रम के पहले चरण में हमारे प्रथम वक्ता श्री प्रकाश पाठक जी का उद्बोधन सुन करके खुद को आनंदित अनुभव करेंगे। इसलिए मैं मंच पर श्री प्रकाश पाठक जी को अपने उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ। सावरकर विचार मंच के इस विचार सभा में प्रमुख वक्ता के रूप में यहाँ पर पधारे हुए मेरे सन्मित्र चिराग जी पंडित, एकात्म मानव दर्शन से हम लोगों को कई बार जिनका दीनदयाल जी के जीवन पर का अनुभव विश्व समझने में काफी मदद हुई है, ऐसे आदरणीय डॉक्टर महेश जी शर्मा इस कार्यक्रम के आयोजन में इस उम्र में भी अपनी जिम्मेवारी निभाने वाले डॉक्टर शर्मा, विचार मंच के अन्य सारे कार्यकर्तागण, मेरे सामने बैठे हुए बुजुर्ग भाई और बहन, सावरकर जी की ये 140वीं जयंती है। कभी कभी व्यक्ति के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो जो कहते हैं वो समझने में समाज को काफी देर लग जाती है। सावरकर जी का जो चिंतन है, जो कथन है, उसमें एक प्रखरता है, एक स्पष्टता है। किसी को लुभाने वाली, अच्छी लगने वाली बात सावरकर जी ने कभी भी नहीं कही। उनके जीवन के 5 पहलू है पूरी उम्र में। 83 साल की उम्र रही तो पहले 1910 तक की जो 27 साल है वो पूरे क्रांतिकारी जीवन का अनुभव का है। उसके विवरण में मैं नहीं जानना चाहता। 10 से 22 या बाद में के 2 साल पकड़ के 24 ये उनके अंडमान में गए हैं और रत्नागिरी में गए। इतनी कठिन शिक्षा किसी को प्राप्त हुई होगी ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति हम उनके सामने रख नहीं सकते। इतनी साल की वो सजा काट चुके। उसके बाद में 24 से 37 तक 13 साल रहे रत्नागिरी में, लेकिन किसी भी राजकीय सभा में, राजकीय वातावरण में, राजकीय बातचीत में समाज के सम्मुख न आने की अंग्रेजों की एक उनके तरफ से तर्क वाली बात रखकर 13 साल तक उन्होंने समाज चिंतन रखा रत्नागिरी में।
लोगों को मिलते थे, बहुत बड़े लोगों को वहां मिले। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पहले आद्य सरसंघ चालक परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी को 1924 में ही वो 25 की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शुरू होने से पहले की रत्नागिरी में उनकी भेंट हुई। गांधी जी की मुलाकात भी रत्नागिरी में हुई है 13 साल में, और पतित पावन मंदिर का बहुत बड़ा समारोह यही 13 साल में हुआ था। और जब 1937 में जब वो आए तब उन्होंने हिंदुत्व की बात रखी, जिस पर हमारे चिराई जी बड़े विस्तार से बोलेंगे। देश का एक दुर्भाग्य रहा कि वैसे तो केवल 10 साल मिले, फ्रॉम 37 to 47, उनकी विचारधारा को स्वीकृति मिलकर उनकी विचारधारा समाज में पूरी तरह से स्वीकृत हो जाए और उसके उपरांत समाज का व्यवहार वैसे हो जाए, ऐसा भाग्य इस देश में रहने वालों के नसीब में नहीं था। और 47 के बाद में जब जब समय आया तब तब सारी बातें सावरकर जी कहते रहे, बोलते रहे, फिर भी बड़े ही दुर्लक्षित रहे, उपेक्षित रहे। इतनी तो बातें नहीं, ऐसा दुर्भाग्य किसी और के नसीब में आया नहीं होगा कि जिसने इतनी स्वतंत्रता के लिए पूरा अपना घर प्राणार्पण करने की केवल तैयारी नहीं रखी, करके दिखाया। स्वतंत्रता के बाद में भी टीका टिप्पणी, अवहेलना और सारी बातें इनके नसीब में रही, फिर भी उन्होंने अपना दायित्व पूरा निभाया। मैं भोसला मिलिट्री स्कूल से जुड़ा हुआ हूं। हमारे स्कूल के शुरुआत के दिनों में 1935 में नासिक में आते थे, डॉक्टर मुंजे जी के साथ सैनिकी स्कूल चलाए। हिंदुओं का सैनिकीकरण होना आवश्यक है और राजकारण का हिंदुत्व होना आवश्यक है, ऐसी घोषणा जब की थी उसके मुताबिक ये स्कूल शुरू हुई थी। हम परम भाग्यशाली है कि ऐसे स्कूल में काम करने का कुछ न कुछ दायित्व निभा रहे हैं। वैसे उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। अष्टपैलू भी शब्द उनके लिए कम है। दीक्षित नाम के एक बड़े लेखक है, उन्होंने कहा कि सावरकर जी शतपैलू व्यक्तित्व के धनी थे। जिस विषय में उन्होंने काम किया उस विषय के ऊंचाई तक गए। ऐसा नहीं था कि उस विषय में थोड़ी जानकारी रखते थे। आप कोई भी विषय ले लो, लेखन ले लो, वक्तृत्व ले लो, काव्य ले लो, नाट्य ले लो, देशभक्ति ले लो, लेखन ले लो, क्रांतिकारकता का पर्व ले लो, पाश्चिमात्य देशों से प्रेरणा देने वाली भूमिका ले लो, कई बातें सावरकर जी की, हम सब लोग जानते हैं उसको। इतना शतपैलू व्यक्तित्व जो है, उनके व्यक्तित्व को कम समय में पूरा छू लेना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैंने 3 बातें मेरे कथन में चुनी हुई है। सावरकर जी समर्थ भारत चाहते थे, सावरकर जी समृद्ध भारत चाहते थे, और सावरकर जी समरस भारत चाहते थे। जिस दिन ये तीनों शब्दों की बात उनके विचारों के धारणों के मुताबिक पूरी हो जाएंगी, अब थोड़ा सा सूरज मालूम पड़ रहा है कि इस विचार की तरफ जाने वाला, उसकी शुरुआत आज भी हो चुकी है और आने वाले समय में ये सारी प्रखरता सामने आएंगी, ऐसा मैं खुद महसूस करता हूं। इतनी स्पष्टता से ये तीनों बातें उन्होंने रखी थी।
कोई भी देश दुनिया के किसी भी भूमि पर हो, वो अगर समर्थ नहीं है तो उस देश की कोई भी कीमत नहीं है। समर्थता ही देश की पहचान है। जब हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो पाश्चिमात्य देश को मालूम हो गई कि भारत क्या कर सकता है। यह भी सोचने की बात है, केवल 10 सालों में यहां पर का आतंकवाद खत्म होने के बराबर हम देख रहे हैं। परिचय यह है कि जो इस देश की तरफ गलत ढंग से देखेगा, वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा देश हो, हम हमारे ताकत से उनसे लड़ेंगे। केवल लड़ेंगे नहीं, उनको परास्त करने की कोशिश करेंगे। इसलिए सावरकर जी का कहना था कि पूरे समाज में इसका चिंतन होना, पूरे समाज में उसकी कृति होना। हम अगर हम समर्थ नहीं रहे, देखो हम जब बात करते हैं ना तो बांसुरी वाले मोहन ने बहुत बांसुरी बजा ली, अब समय आ गया है सुदर्शन चक्र धारण करने का, ऐसे कहते हुए उनके गुरु ने सुदर्शन चक्र खुद योगेश्वर भगवान को भी दिया था। हम जानते हैं सारी चीज। इसका मतलब ऐसा है कि बुराइयां खत्म करने के लिए तुमको बड़ा सामर्थ्यशाली होना आवश्यक है। इसके लिए तुम्हारी सेना बड़ी सामर्थ्यशाली होना। कोई चिंतन, शांतता का प्रस्ताव किसी भी तरह से आपके तरफ आ जाए तो डर के मारे आने को होना, बड़प्पन के मारे नहीं। जैसा कि 62 में हुआ, 65 में भी हुआ। इतने कम समय में 1990 से पहले इस देश में अपने पड़ोस के हुए दोनों देशों ने 4 बार चढ़ाई कर ली, चीन की छोड़कर। ये क्या हो सका? 2 बातें। सावरकर जी के विचार के मुताबिक समर्थता की हमने केवल प्रार्थना भी नहीं की, समर्थता से हम जुड़े भी नहीं, सामर्थ्यता का जो प्रताप हम दिखाना चाहते थे वो भी नहीं दिखाया। और समाज वही बात जान सकता है, राष्ट्र वही बात जान सकता है कि जो तुम्हारी ताकत है उस ताकत को पकड़ा जाता है। आज क्यों कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना। हम किसी के तरफ, किसी देश के जमीन के तरफ 1 इंच की बात को छोड़ दो, इतनी सी भी गलतफहमी दृष्टि भी नहीं रखेंगे। लेकिन यहां बात खत्म करने की कोशिश नहीं होती। अगर कोई सामने वाला इस दृष्टि से देख रहा है तो देख नहीं पाएगा, ऐसी व्यवस्था भी कर देंगे। ऐसा डरे अभी फिलहाल एक को भी नहीं बख्शूंगा। ऐसे जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कश्मीर के बारे में, दूसरे बहुत कम समय में वो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, विश्व में इस विषय पर काफी बहस हुई, काफी चर्चा हुई और बाद में अपने प्रधानमंत्री जी का सारे विश्व में बड़ा स्वागत हुआ है। आप सारे लोग, सब लोग जानते हैं क्या वजह है।
सावरकर जी ने कहा था, देश समर्थ होगा इन ऑल रिस्पेक्ट। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि हमारे बीच किसी तरह का झगड़ा नहीं होगा। हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। ऐसा बोला जाता है कि 4 लोग इकट्ठा तब नहीं होते जब 5वें का खंड को लेकर जाने पड़ता है और दिशा वही रहती है, तो एक ही दिशा में रहने वाले का एक ही समय रहता है। इतनी अनेक बारे में जात पात प्रांत भेद, कितने भेद की बात है। सावरकर जी सारे भेद के खिलाफ है। सावरकर जी का एक प्रमाण आप मान लीजिए कि सावरकर जी के दिल में, कभी कभी हम बोलते हैं ना नेशन फर्स्ट, तो नेशन फर्स्ट सावरकर जी के बारे में कहना जाए तो अधूरा है। नेशन फर्स्ट एंड नेशन लास्ट, क्योंकि नेशन फर्स्ट आया तो फिर सेकंड भी जा सकता है, नेशन लास्ट। मेरे देश के बारे में कोई भी बात मैं सुनूंगा नहीं, और मेरे देश में जितनी गलतियां हैं मैं सुधारूंगा, प्रहार लेके सुधारूंगा, किसी के साथ भी बात करके सुधारूंगा। हम पतित पावन मंदिर का आंदोलन जानते हैं और मैंने खुद वो पत्र व्यवहार देखा हुआ है। मैं आपको आंख में आंसू न आते हुए आंख में आंसू लाने वाली बात कहना चाहता हूं। अगर पढ़ लिया ना तो पढ़ते पढ़ते पढ़ नहीं सकते, क्योंकि आंख में आंसू आ जाते हैं। आप कभी गए रत्नागिरी में, तो रत्नागिरी के जेल में आज भी वो कॉरेस्पॉन्डेंस आपको पढ़ने को मिलेगा, आज भी मिलेगा। बहुत खराब कागज हो गए हैं, लेकिन पढ़ सकते हैं, कुछ हद तक पढ़ सकते। एक ही कार्यक्रम किया था इकट्ठा करने का। बहुत प्रसिद्ध संगीतकार जो सुधीर फड़के, उनके साथ उन्होंने जो सावरकर जी पर फिल्म बनाई थी, तो मैं उनके साथ बहुत घूमा था महाराष्ट्र, और हर जगह कार्यक्रम करते थे। तो जब रत्नागिरी में कार्यक्रम हुआ था, तो कार्यक्रम तो बहुत दिन के बाद हुआ। ये पतित पावन मंदिर का कार्यक्रम होने के बाद करीबन 60 साल के बाद हम वहां गए थे। लेकिन सावरकर जी के उस पतित पावन मंदिर की आंदोलन की बात आज भी वहां के समाज के दिल में ऐसी है जैसी कल घटी हुई है। दिल से समर्थ समाज का निर्माण, यह सावरकर जी की चिंतन का दूसरा विषय था। और सावरकर जी के चिंतन का तीसरा विषय, जो आज के माहौल में बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है समृद्ध भारत। गए 5 साल में मैं पेशा से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। फिगर में बताया जाए तो फिर बहुत समय लग जाएगा, लेकिन मैं तुमको बड़े अंतर्मुखता से ये बता सकता हूं कि हमारी समर्थता का प्रमाण अभी देने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा विश्व ने मान लिया है। इसमें 2-3 प्रमाण केवल देता हूं। आज के समय में हम क्रमांक 5 पर हैं, वो भी उनकी जीडीपी के मुताबिक। जीडीपी तय करने का एक दूसरा तरीका है, उसके मुताबिक हम विश्व में क्रमांक 3 पर है। सारी दुनिया में अलग अलग से सवाल बहुत खड़े हो रहे हैं, और हमारे देश की तरफ, विशेष करके हमारे प्रधानमंत्री की तरफ ऐसा देखा जा रहा है कि तुम इसका कुछ न कुछ हमें सॉल्यूशन दे पाओगे। इसके कई प्रमाण। इतने बड़े देश की कोविड की सिचुएशन में ये एकमात्र विश्व में देश रहा कि जिन्होंने कोविड की सारी वैक्सीन जिनको चाहिए थी उनको एक्सपोर्ट कर दी, और यहाँ के 140 करोड़ जनता के लिए भी वो इतने कम समय में इतना बड़ा वैक्सीन कर दिया कि विश्व के लिए बड़ी सोच की बात है। ये पैसे का अभाव नहीं हो सकता। जीएसटी का कलेक्शन ये मैं फिगर नहीं बताना चाहता, आप सारी चीजें जानते हो। दिस पर्टिकुलर कंट्री
is built on its own foot so far the financial matters are concerned. कोई जरूरत नहीं, आप हमको कुछ नहीं देना चाहते हैं, नम्रता से कहेंगे मत दो, आवश्यकता नहीं। मेरे देश का भाई, मेरे देश की बहन, मेरे देश की मां, मेरे देश के पिता ये करने के लिए समर्थ है। ये सामर्थ्यशाली बात भी दो चीजों के अंदर सावरकर जी कहते थे। मैंने तो वर्तमान की स्थिति जहां हम सब जानते बताए। सावरकर जी कहते थे कि भारत के लिए ना तो मार्क्स का चिंतन ठीक है, ना तो भांडवलशाही का चिंतन ठीक है। हमारे लिए स्वदेशी, स्वावलंबन, आज की भाषा में कहा जाए तो आत्मनिर्भरता, रोजगार, श्रम और भांडवल का समान मूल्य, राष्ट्र को प्राधान्य रखते हुए ना तो श्रमिक कुछ कर पाए, ना तो पैसे वाला कुछ कर पाए। पैसे वाला कुछ कर पाता है ऐसे बताने वाले लोग अभी अमेरिका से बताते हैं और बाद में खुद भी फंस जाते हैं, अभी अभी फंसे हुए हैं। इसकी एक वजह कि सावरकर जी ने कहा था नहीं, हम अगर पश्चिम यानी रशिया की तरफ या अमेरिका की तरफ देखेंगे, आदरणीय दत्तोपंत जी का एक भाषण हम सबको याद है, रशिया भी खत्म हो गया 1990 के करीबन, आफ्टर 7-12 years सर्कल इज ओवर, क्योंकि समग्र चिंतन में समरसता नहीं है। वर्गीय चिंतन में, मार्क्स के वर्गीय चिंतन की बात करें तो ऐसा है कि कौन प्रमुख है तो श्रमिक प्रमुख है, उनका राज लाएंगे। दीनदयाल जी के शब्दों में कहा जाए तो हम ढोल बजाना नहीं चाहते, हम बांसुरी बजाना चाहते। हम समन्वय की धारा से आगे जाएंगे और अभी समन्वय की धारा चल रही है। किसी ने यह कह दिया ना कि इसके मुताबिक तुम्हें चलना होगा, नहीं। मैं 2-3 छोटे से उदाहरण लेना चाहता हूं। भारत की पेटेंट्स राइट में, इंटेलेक्चुअल राइट्स में अभी दुनिया की किसी भी देश से ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट हो चुकी है, जिसकी शुरुआत डॉक्टर माशेलकर ने हल्दीघाट की लड़ाई से की थी, हल्दी से की थी, बाद में वो बासमती से हुई। जो चीजें विश्व के आर्थिक स्तर पर इस ढंग से देखी जाती है कि इससे जो आगे बढ़ेगा वो समर्थ रहेगा। आने वाले समय में मुझे आश्चर्य नहीं लगेगा कि 10 साल के बाद दुनिया के कई देश जो आज डॉलर में एक्सचेंज रेट जानना चाहते हैं, वो कल इंडियन रुपये में भी शुरू कर देंगे। हवा शुरू हो गया, ये समर्थता आ गई, ये समर्थता आ गई जिसके पीछे समरसता है। कोई एक बहुत बड़ा हो जाए और बाकी के लोग ऐसे रह जाए, नहीं। और ऐसी व्यवस्था भी चल रही है, अच्छे ढंग से चल रही है। इसलिए फिर मोहलत देके फिर 2000 रुपए की नोट के वो 77 तक ही रखा है। वो पहलू ज्यादा ढंग से बताने का आज का समय नहीं है। जो करना पड़ेगा हम करेंगे, डटेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। ये सावरकर जी की सोच है, इसलिए आज के दिन में नई संसद भवन का लोकार्पण हुआ है, दूसरी तीसरी चयन नहीं की। सावरकर जी का युग शुरू हो गया है जो समृद्ध, समरस और समर्थता का प्रतीक होना चाहता। लेकिन सावरकर जी एक बताते थे, इतनी बात कहकर ये ऐसे आ जाए, कौन लाएगा? हमारे देश के लोगों को एक ऐसी, कोई तो भी आएगा, अवतार के रूप में आएगा, कृष्ण के बाद में कोई आएगा, हम बैठे रहेंगे तो भी होगा।
बहुत बड़ी बात कहने के लिए बड़ी कठिनाइयां होती है मेरे दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं। एक आवश्यकता है कि समाज का चिंतन भी वैसे हो। क्या हमारा आज हमारी समझ समर्थता की और वैसे है? मैं केवल सवाल खड़े कर रहा हूं, क्या हम सचमुच में समरस जीवन चाहते हैं? क्या हम समरस जीवन का व्यवहार करना चाहते हैं? ऊंचाई और नीचाई की दूरी रहे नहीं, इसलिए कोशिश हमारे दिल से हमारे जीवन में करना चाहते हैं। मैं मेरे आर्थिक व्यवहार को कष्टता से बढ़ाऊं, कर्तृत्वता से बढ़ाऊं, बढ़ाने के बाद मेरा दायित्व निभाऊं, जो भी देना पड़े सरकार को देने के लिए हिचकिच ना करूं। जब तक उनके पास पैसा नहीं आएगा वो समृद्ध देश नहीं हो सकेगा। A nation cannot be very powerful when their people are individually very rich, but the nation is not rich. There is a possibility that the nation is not rich and people are rich. ये सावरकर जी के सोच के बाहर है। इसलिए मेरी प्रार्थना, मैं बोल रहा हूं इसलिए मुझे भी है, मैं क्या प्रार्थना आपसे कर रहा हूं, ऐसा नहीं। सावरकर जी का विचार लाना है हमारे जीवन में, तो चलो जुटकर काम करेंगे, समग्र होकर काम करेंगे, सारे देश को सामने रखते हुए काम करेंगे, राष्ट्र की जीवन की बात करते हुए काम करेंगे, राष्ट्र के अलावा न कुछ सोचेंगे, न कुछ सोचने देंगे, और अगर सोच रहे हैं तो हमारे सोच के बाहर हम धीरे धीरे उसको निकालेंगे। ऐसी राष्ट्र की धारा करते हुए, सावरकर जी के शब्द में कहा जाए तो ये पितृ हो गए, ये पुण्य हो है, ऐसा मानकर करते हुए हम व्यवहार करें तो वो अच्छा सूरज आने में देर नहीं लगेगी जिसकी हम सबको चाहत है। मेरा विश्वास है कि हमारे भाग्य से इसी आयु, जिसको हम बोलते हैं कि इस आयु में ही देख पाएंगे, उम्र कितनी भी हो गई हो तो भी ऐसा समय नजीक है, उसको और जल्दी नजीक लाना है, तो सारों की मेहनत की आवश्यकता है। ऐसे सावरकर जी के जीवन की खुद की सोच थी, वो सोच आपके सम्मुख रखते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद श्री प्रकाश पाठक जी। आपने अष्टपहलु, शतपहलु, समर्थ, समृद्ध, समरस भारत के बारे में जिस तरीके से हम सभी का मार्गदर्शन किया, हम सब कृतार्थ अनुभव करते हैं। आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हुए जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोगों को विस्तार से बताया, सावरकर जी का चिंतन किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को लेकर के, समृद्धि को लेकर के, सामर्थ्य को लेकर के था, यह हम सबको बताया। भारत केवल अमीरों का देश नहीं रह जाए, अमीरों का गरीब देश न रहे, इस प्रकार का आपका मार्गदर्शन जो हमें मिला। अटल जी कहा करते थे कि मैंने छाती का लहू पिला पाले विदेश के क्षुभित लाल, मैंने छाती का लहू पिला पाले विदेश के क्षुभित लाल, मुझको मानव में भेद नहीं मेरा अंतस्थल भर विशाल, जग के ठुकराए लोगों को लो मेरे घर का खुला द्वार, अपना सब कुछ हो लुटा चुका फिर भी अक्षय है धनागा, मेरा हीरा पाकर ज्योतित पर कियों का वह राज मुकुट, यदि चलो पर झुक जाए कल वह किरीट तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। कार्यक्रम के अगले चरण में हम अपने द्वितीय वक्ता डॉक्टर महेश शर्मा जी को मंच पे आमंत्रित करते हैं कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। डॉक्टर महेश शर्मा जी। सावरकर मंच के सभी समादरणीय कार्यकर्ता वृंद,
मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रकाश जी, मित्र पंडित और समूह उपस्थित वरिष्ठ जन, भाई और बहनों, थोड़ा सा मैं अपने परिचय में सुधार करूं। मेरे कार्य का केंद्र बहुत लंबे से जयपुर रहा है। मैं राजस्थान में चूरू का रहने वाला हूँ और अभी दिल्ली में रहता हूँ। अभी जिस संस्थान में मैं काम करता हूँ उसका नाम है एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संपूर्ण मनोनय का संपादन किया है। मैं उसका संपादक हूँ और वहां से एक अनुसंधान पत्रिका आती है मंथन, उसका भी संपादक हूँ। थोड़ा परिचय में थोड़ा राजनीति भरपूरी। आज हम स्वातंत्र वीर सावरकर को नमन कर रहे हैं। वे देश भाग्यवान होते हैं जो अपने पूर्वजों को स्मरण करते हैं, उनका तर्पण करते हैं। जो अपने पुरखों की परंपरा से कट जाते हैं वे समाप्त हो जाते हैं। हम भारत के लोग अपनी प्राचीनतम विरासत को लेकर आज जिंदा है, तो उसका कारण है अपने अतीत, अपने पूर्वज, उनको हम नहीं भूलते। अभी अभी कुछ नया विकार हम लोगों में आया है और वह यह है कि हम सहमति असहमति के आधार पर अपने ही पूर्वजों को गरियाते हैं। कुछ लोग सावरकर जी का नाम लेकर महात्मा जी को गरियाते हैं, कुछ महात्मा जी का नाम लेकर सावरकर को गरियाते हैं, कोई इन दोनों का नाम लेकर अम्बेडकर को गरियाते हैं। यह समाज के अस्वस्थ चित्त का परिचय देता है। कोई महापुरुष इसलिए महापुरुष नहीं होता क्योंकि आप उसके विचारों से सहमत हैं। कोई महापुरुष इसलिए महापुरुष नहीं होता कि उसके कोई विचार। महापुरुष महापुरुष इसलिए होता है कि वह अपने विचारों में अप्रतिम निष्ठा रखता है। जब किसी महापुरुष को हम वंदन करते हैं तब हम निष्ठा को वंदन करते हैं, किसी विचार विशेष को नहीं। जब किसी का वंदन करते हैं तो उसने निष्ठा के आधार पर तो त्याग और तपस्या की, जो कष्ट सहा है, उस कष्ट सहिष्णुता, तपस्या, त्याग को हम नमन करते हैं और इसलिए वे भाग्यहीन है तो सावरकर को नमन नहीं कर सकते। मैं समझता हूं आजादी के आंदोलन में वह महापुरुष जिसके खाते में इतना बड़ा त्याग लिखा है, दूसरा कोई नहीं। इसका अर्थ यह नहीं है कि दूसरे उससे छोटे, पर इसका यह अर्थ है कि सावरकर को जानूंगा तो मुझे ध्यान में आएगा कि हे परमात्मा, कोई व्यक्ति देशभक्ति की इतनी बड़ी कीमत दे सकता तो दो आजीवन कारावासों को भोगने वाला और ऐसा एक मेधा संपन्न व्यक्ति जिसने ठाना कि मुझे अपने देश को आजाद करवाना है और उसके ठानने में उनको ध्यान में आया कि जिन्होंने शस्त्र के बल पर हमको गुलाम बनाया है वे शस्त्र के बल पर ही भगाए जा सकते हैं। इसलिए क्रांति की मशाल भारत में जगाने वाले अग्रणी पुरुषों में वीर सावरकर है। वे कांधारा के गुरु हैं, वे बदुलाल ढींगरा के भी गुरु हैं। भारत में वह पहली किताब जिसको जब्त करना जरूरी समझा अंग्रेज ने, तो छपने के पहले जब्त हो गई,
1857 का स्वातंत्र समर ये सिपाही विद्रोह नहीं था, यह आजादी का आंदोलन था। और आज हमको नहीं मालूम, और उस वक्त आजादी के आंदोलन के दीवानों की वह प्रथम गीता भारत के क्रांतिकारियों ने गुप्त रूप से उसे मंगवाकर छुपवाकर बताया होगा। जो फांसी के फंदे पर झूल गए, उनकी प्रेरणा स्रोत थी वह पुस्तक। उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो जिसकी चर्चा शायद चिरायु करने वाले हैं हिंदुत्व, उसको पढ़ेंगे तो आप माने या न माने, पर आप जानेंगे कि सावरकर की वैचारिक यात्रा क्या है। जो बात जिस ढंग से वो 57 की क्रांति के संदर्भ में लिखते हैं, हिंदुत्व पुस्तक लिखते समय वो बात वो वैसी ही नहीं लिखते हैं। और इसलिए यह जरूरी होता है कि किसी भी साहित्य को आप पढ़ें, किसी भी पुस्तक को आप पढ़ें, तो यह जरूर जानें कि यह पुस्तक किस परिस्थिति में लिखी गई। यदि आप उस पुस्तक की परिस्थिति नहीं जानते तो आप संदर्भ नहीं जानते, और संदर्भ के बिना पढ़ेंगे तो फिर एक सेमेटिक भूल हो जाएगी। कोई भी पुस्तक, कोई भी एक पुस्तक सर्वकालिक नहीं होती, कोई भी एक पुस्तक अंतिम नहीं होती। हर पुस्तक अपने समय की उपज होती है, और इसलिए जिसको हम सनातन सत्य कहते हैं, उसकी पुस्तक भी हर युग में नई टीका चाहती है। और इसलिए शायद अजय जा रहे हैं, आइए। और इसलिए सावरकर जी को माने ऐसा मैं नहीं कहने वाला, पर सावरकर जी को जाने यह मैं कहने वाला हूं। जाने कैसे? तो ऐसा होता है, कभी कभी इतिहास की घटनाएं दब जाती है, उसके भी ऐतिहासिक कारण होते हैं। स्वातंत्र वीर सावरकर जिस प्रकार का जीवन जीने वाले थे, आजादी के बाद जो रिजीम भारत में आया वह उतना उदार नहीं था कि सत्य को सहजता से कह सके और स्वीकार कर सके। महात्मा जी के प्रति अपने मन में संपूर्ण श्रद्धा रखते हुए भी यह तो कहना ही होगा कि बिना रक्त की एक बूंद बहाए भारत की आजादी आ गई, यह कथन सत्य नहीं है, यह असत्य है। यह लगभग 30-35 हजार आजाद हिंद सेना के सैनिकों की मृत्यु और अंग्रेज से लड़कर इस देश के कितने स्थानीय क्षेत्रीय वनवासी लोगों ने युद्ध लड़ा और अपने प्राण दे दिए, आहुति दे दी, और चाहे जिनकी संख्या अंगुली पर गिनने लायक क्यों न हो, पर क्रांतिकारी आंदोलन में जिन लोगों ने फांसी के फंदे चूम लिए, उन सब के बलिदानों को देखते हुए कोई क्या कह सकेगा कि रक्त की एक बूंद बहाए बिना हमने आजादी प्राप्त कर ली? असत्य है। लेकिन इस असत्य को स्थापित करने के लिए कुछ बातें जरूरी थी, और उसमें यह जरूरी थे कि सावरकर और उन जैसे लोगों के चरित्र को छुपा दिया जाए, वो तो बदनाम भी कर दिया जाए, और वह काम हुआ। सावरकर जी की मेधा, सावरकर जी की मेधा की बराबरी करना मुश्किल है। मैं समझता हूं कि इतिहास में और कौन साहित्यकार होगा जिसने पत्थर की दीवार पर
कील के माध्यम से किसी ग्रंथ की रचना कर दी। उनके पत्र पढ़िए, उनकी पत्नी के नाम, अपने परिवार के नाम, एक एक शब्द त्याग और बलिदान के गंध से सुगंधित। उनके द्वारा लिखी गई जीवनियां पढ़ी। जब वो रत्नागिरी में आ गए, उसके बाद जो उन्होंने इतिहास के 6 स्वर्णिम पृष्ठ लिखे हैं, तो ध्यान में आता है कि ये अद्भुत क्रांतिकारी है, ये अद्भुत वीर पुरुष है, ये बड़ा साहित्यकार है, ये कवित्व भी, इनका कवित्व भी गजब का है। स्वतंत्र के भगवती, उनका जो गीत है, आज महाराष्ट्र में कोई कांग्रेसी है कि समाजवादी है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये गीत सब लोगों की जबान है। तो सावरकर जी को जानने का मतलब है सावरकर जी की वह पुस्तक जानी जाए जो उन्होंने 1857 के क्रांति के समर को आजादी का इतिहास कहा था। सावरकर जी की वे जीवनियां जानी जाए जिन्होंने विश्व के उन महापुरुषों के बारे में लिखी जो देशभक्त कहलाते हैं। सावरकर जी का वह साहित्य पढ़ा जाए जो उन्होंने पत्रों में लिखा है। सावरकर जी का वह साहित्य पढ़ा जाए जो उन्होंने पत्थर पर लिखा है। सावरकर का वह साहित्य पढ़ा जाए जो उन्होंने आजादी के बाद आलेखों और पुस्तकों में लिखा है। और सावरकर जी का हिंदुत्व अंत तक जाना जाए, पढ़ा जाए, तो आप सावरकर को जानेंगे। कभी कभी गलती क्या होती है? गलती ये हो जाती है कि मैं सावरकरवादी हूं। मैं सावरकरवादी हूं तो जो सावरकरवादी नहीं है उनकी आलोचना में मेरा समय व्यर्थ होता है। इसकी कोई जरूरत नहीं। सावरकर को जानने के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है कि जो सावरकरवादी नहीं है उनको मैं गालियां निकालूं। जरूरत है कि सावरकर के सकारात्मक व्यक्तित्व को मैं ठीक से और पूरा जानूं। और इसलिए मैं बधाई देता हूं कि पिछले 40 साल से कार्यक्रम हो रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि लखनऊ में सावरकर जी की स्मृति में 40 साल से निरंतर कार्यक्रम बहुत बड़ी बात है। और जो ये कर रहे हैं उनके चरणों में नमन। लेकिन हमें आत्मोदन करना होगा कि सावरकर जी के नाम पर यह कार्यक्रम करना अच्छी बात है। मुझे अभी एक पुस्तक दी है बलराज बंधोक जी की, वो अच्छी बात है दे, लेकिन अच्छा है सावरकर जी की ही देते। सावरकर जी की पुस्तकों का समाज में वितरण कितना हो पाता है, कितना हो पाया है, इसकी समीक्षा करना चाहिए और उनका साहित्य लोग जाने। आज हम यहाँ बैठे हैं, उनकी कितने श्रेष्ठ कविताएं हैं, कितने अच्छे गीत हैं। क्या अच्छा ना होता कि इस मंच पर आज उनकी कोई कविता बोली जाए, कोई उनका गीत बोला जाता और उनकी कविता और गीत के माध्यम से हम सावरकर को जाए। इतिहास के 6 स्वर्णिम पृष्ठ के बारे में कोई आदमी यहाँ व्याख्यान कर। उनकी एक पुस्तक इस बात का द्योतक है कि आपको सोचना पड़ेगा कि इतना कर्मशील व्यक्ति ये पढ़ता कब? इसको सारे पुराण कैसे पता है, इसको सारे वेद कैसे पता है, इसको सारे उपनिषद कैसे पता है, उसको भारत का प्राचीन इतिहास कैसे पता है, इसको भारत का मध्यकाल इतिहास कैसे पता है, उसको विश्व का इतिहास कैसे मालूम है? कब पढ़ता था, कब समय मिला उनको? और इस अद्भुत मेधा को जब पहचानेंगे तो मैं उनको मानो न मानो, मुझे उनके चरणों में नत होना ही पड़ेगा। आज हम जानते हैं आजादी के आंदोलन की एक बड़ी स्थिति थी, आज बनी हुई। वो स्थिति यह है कि ऐतिहासिक कारणों से हमारा समाज अपनी एकात्मता को शिथिल कर चुका था, आज भी किए हुए है।
और उस स्थिरता का एक बड़ा कारण यह था कि जाति के आधार पर हमने छुआछूत और ऊंच नीच जीते। अछूतोद्धार हरिजनोद्धार को लेकर के महात्मा जी की नाम की बड़ी प्रतिष्ठा है, उसकी प्रतिष्ठा होने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इस काम का श्री गणेश करने वाले भारत के सार्वजनिक जीवन में इस काम का श्री गणेश करने वाला महापुरुष स्वतंत्र वीर सावरकर। मंदिर उन्होंने बनाया। सब हिंदू एक पंक्ति में बैठकर भोजन करे, इसकी प्रथा उन्होंने प्रारंभ की। आजादी के आंदोलन में स्वदेशी का आंदोलन हुआ, विदेशी वस्त्रों की होली जली, विदेशी वस्त्रों की होली जलाने वाला यह पहला महापुरुष वीर सावरकर। और इसलिए आजादी के आंदोलन की वे बहुत सी बातें, जिन बातों को हमारे आंदोलन में ताकत दी, वे आंदोलन न होते तो केवल अंग्रेज के खिलाफ किया हुआ आंदोलन सफल भी रहता। उन सब कामों में वीर सावरकर ये प्रथम रहे, उन्होंने ये किया। और अभी भी जो विक्रम संपत में उनके जीवन चरित्र के 2 बड़े वॉल्यूम लिखे हैं, मुझे लगता है हम सबको वे जरूर पढ़ने चाहिए। आजादी के आंदोलन का इतिहास अभी लिखा जाना, अभी लिखा नहीं गया, अभी लिखा जाना बाकी। और जब लिखा जाएगा तो ध्यान में आएगा कि द्वितीय महायुद्ध के बाद अचानक अंग्रेज यूं अपने बोरिया बिस्तर समेटकर भारत से क्यों बाहर चले गए। तो इसके लिए हमको 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन में पढ़ना होगा। और उसी समय सुभाष जब आजाद हिंद सेना लेकर देश में आक्रमण करने, देश पर आक्रमण कर रहे थे, अंग्रेज पर आक्रमण कर रहे थे देश की आजादी के लिए, और जब द्वितीय महायुद्ध के समय वीर सावरकर राजनीति के हिंदू समाज के सैनिकीकरण की बात कर रहे थे, आज उसका अर्थ आप कुछ निकालिए। उस वक्त उसका अर्थ यह था कि भारत की सेना जो अंग्रेज के अधीन थी, उसमें हिंदू युवक बड़ी संख्या में जाएंगे, उनका सैनिकीकरण होगा, तो कालांतर में ये अंग्रेज की सेना के सैनिक भारत के सैनिक बनेंगे। इस मंशा से उन्होंने उस वक्त सैनिक भर्ती की। जब ऐसा वो कर रहे थे तब किसी को ये गलत फहमी होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि ये क्या कर रहे हैं सावरकर, कि युद्ध के समय अंग्रेज की सहायता कर रहे हैं। युद्ध के समय अंग्रेज को सैनिक प्रोवाइड करना तो सहायता करना ही हुआ ना। और उन पर यह आक्षेप लगा भी। लेकिन जब सुभाष बाबू ने अपने वक्तव्य में कहा कि जब मैं सेना बना रहा था तो मेरी सभी लोग निंदा कर रहे थे, तब एक व्यक्ति था स्वतंत्र वीर सावरकर, जिसने मेरे इस सैनिक काम किया। तो द्वितीय महायुद्ध में सैनिकों की भर्ती का काम सावरकर जी ने कराया। कोई इसे सहमत होगा, कोई इसे असहमत होगा, लेकिन उसका ही परिणाम था कि आजाद हिंद फौज में सुभाष बोस को वे सैनिक प्राप्त हुए। वे सैनिक थे जो अंग्रेज की सेना में गए और देशभक्त। और जब अंग्रेज गया तब ध्यान में आया था उसको कि आजाद हिंद सेना के सैनिक भारत में कितने पॉपुलर। जब ये सैनिक गांव गए तो देखा कि एक गांव में 2 सैनिक हैं। एक सैनिक है जो द्वितीय महायुद्ध में अंग्रेज के लिए लड़ा, वो भी उस गांव में है, और दूसरा सैनिक है जो सैनिक बंदी बन के आजाद हिंद सेना में आया और वह देश का नायक बन गया। वह जब गांव में आया तो उसका क्या स्वागत हुआ।
तो दो सैनिक, एक सैनिक अंग्रेज के लिए लड़ा, उसका कोई स्वागत नहीं है, समाज की पहचान भी नहीं है। और वही उसी सेना का एक सैनिक आया, इसका परिणाम भारत की सेना पर, संपूर्ण सेना पर हुआ। जो अंग्रेज लड़ते उन सब पर भी हुआ। और इसमें से ध्यान में आया, अंग्रेज को समझ में आ गया कि अब सेना के बल पर भारत को गुलाम बनाया जाना संभव नहीं। हमारी तीनों सेनाओं में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हुई और उसमें से अंग्रेज चला गया। वीर सावरकर की भूमिका, क्रांतिकारियों की भूमिका, भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिका, सुभाष बोस की भूमिका, आजाद हिंद सेना की भूमिका, इन सब भूमिकाओं को एक समग्रता के साथ रखकर अभी भारत की आजादी का इतिहास लिखा है। बात मैं समझता हूं वह काम हमारे मीडिया के पास है, हमें वह करना होगा। और जो सूचना के लिए कह रहा हूं कि मैं जिस प्रतिष्ठान में से शोध पत्रिका निकालता हूं मंथन, उसमें इस प्रकार के विषयों के सभी अंक आ रहे हैं, आप चाहे तो उनको पढ़ सकते हैं। सावरकर जी का हिंदुत्व, उसको बोलने तो चला ही नहीं बोलना ज्यादा, इस सत्ता को चुनौती प्राप्त हुई थी, अंग्रेज उसको हटा रहे थे, बाद में तो पूरी देश हटा दिया। और उस खलीफा को अपना नेता मानकर उसे न हटाया जाए, इसके लिए अंग्रेज से इस देश के मुसलमान लड़ रहे थे। और उस वक्त दुर्भाग्य हुआ, उस वक्त देश के सर्वोच्च नेता ने उनका समर्थन किया और इसने हिंदुस्तान की राष्ट्रीयता की परिभाषा पर आक्रमण कर दिया। तो जो सावरकर 1857 में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़े गए युद्ध को राष्ट्रीय युद्ध कहते हैं, यही सावरकर खिलाफत मूवमेंट को अराष्ट्रीय युद्ध कहते हैं। और उस अराष्ट्रीय युद्ध के खिलाफ उनकी पुस्तकें हैं, उसको जानना और समझना चाहिए। मुझे लगता है कि हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है, सावरकर को पढ़ें, सावरकर को जानें, और सावरकर जिन परिस्थितियों में काम कर रहे थे उन परिस्थितियों को जानें, और ये भी जानें कि सावरकर के जमाने के सब महापुरुष, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो डॉक्टर अम्बेडकर हो, चाहे वो महात्मा मालवीय हो, उन सब के बारे में जाने और आप पाएंगे कि ये सब सहमत असहमत महापुरुष एक दूसरे से जुड़े, भिन्न भिन्न विचार से काम करने वाले, एक लक्ष्य के लिए काम करने वाले लोग थे। और इसलिए इन सब सहमत असहमत महापुरुषों को हम अपना पुरखा मानकर उनको नमन करते हैं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर महेश शर्मा जी, आपने जिस प्रकार से हमारी चेतना को झंकृत किया, स्पंदित किया, उसके लिए हम सभी आपके कृतज्ञ हैं। आपके द्वारा अपने परिचय में किए गए संशोधन को हम विनम्रता से स्वीकार करते हैं। आपने कहा कि सावरकर को माने या ना माने, पर सावरकर को जरूर जाने। सावरकर के व्यक्तित्व की स्पष्टता, उनकी निर्भयता के कारण ही उन्हें सावरकर कहा जाता था। इसी नाते संभवतः ऐतिहासिक कारणों से उन्हें भुलाया जाना पड़ा, उनके व्यक्तित्व को छुपाया जाना पड़ा। दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति ध्यान में आती है कि हमने तमाम उम्र तन्हा सफर किया, हमने तमाम उम्र तन्हा सफर किया, हम पे किसी खुदा की इनायत नहीं रही। हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के बात कहने की आदत नहीं रही, रो रो के बात कहने की आदत नहीं रही। संभवतः सावरकर की व्यक्तित्व की इन्हीं बातों के कारण उस समय में तत्कालीन लोग उन्हें बचा नहीं पा रहे थे। ये मेरा व्यक्तिगत आकलन हो सकता है। मैं
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री चिरागी पंडित जी को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आए, हम सभी का मार्गदर्शन करें, अपने उद्बोधन से हम सभी को प्रदान करें। श्री चिरागी पंडित जी। एकात्म मानव दर्शन का हमारी युवा पीढ़ी को दर्शन जिन्होंने किया कराया, वैसे आदरणीय महेश चंद्र शर्मा जी, जिनको दो बड़े संस्था सावरकर के विचारों को, सावरकर का हिंदू सैनिकीकरण और सावरकर का राजनीति का हिंदूकरण, इन दोनों विचारों को साथ में लेकर चल रहे श्री प्रकाश पाठक जी और वैद्य अजय दत्त शर्मा जी, आज मैं यहाँ प्रवचन देने के लिए नहीं, लेकिन 40 सालों से जो तपश्चर्या चल रही है यहाँ, उसको वंदन करने आया हूं। आज संसद का उद्घाटन, नई संसद का उद्घाटन हुआ है और आज का मुहूर्त चुना गया और ये मुहूर्त बहुत जरूरी भी था। सावरकर ने अंडमान में एक डायरी जो लिखी थी, उस डायरी में एक गजल लिखी थी। उसके 2 शेर ऐसे थे, मुंह ब्याने वतन होंगे हजारों पर वतन पहले। मुंह ब्याने वतन होंगे हजारों पर वतन पहले, फलेगा हिंद पीछे और भरेगा अंडमान पहले। देश की उन्नति तभी होगी जब अंडमान में बलिदान होगा। और उसके आगे जो कहते हैं, वे कहते हैं कि उन्हीं के सर रहे सहरा, उन्हीं के सर रहे सहरा, उन्हीं पे ताज कुर्बा हो। उन्हीं के सर रहे सहरा, उन्हीं पे ताज कुर्बा हो, जिन्होंने फाड़ कर कपड़े रखा सर पर कफन पहने। उनका यह सम्मान उचित तरह से होना ही चाहिए और भी होना चाहिए। जनमानस में तो है ही वो सम्मान, उसको राजनीति और सरकार को भी यह मान्यता देने की आवश्यकता है। जब इस देश में राजनीतिक चिंतन अहिंसा से भरा हुआ था और इस देश पर, पूरे विश्व पर द्वितीय विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे थे, ऐसे वक्त 5 अप्रैल 1938 को वीर सावरकर जी लखनऊ आए थे। यहाँ जो कान्याकुब्ज महाविद्यालय है, वहां उन्होंने युवाओं को संदेश दिया था। उन्होंने कहा था, हमारी जो पीढ़ी है वो बलिदानियों की पीढ़ी रही, वो हुतात्माओं की पीढ़ी रही, लेकिन आज आपकी पीढ़ी बलिदानियों की नहीं, हुतात्माओं की नहीं, बल्कि विजेताओं की पीढ़ी बननी चाहिए। जो सावरकर के सैनिकीकरण का पूरा जो सार है वो इसी में है। आप स्वाधीनता के लिए केवल मरिए मत, शत्रु को मारिए और विजेता बनिए। यहीं पे वे अपने पुराने साथी अंडमान के शचीन्द्रनाथ सान्याल जी से भी मिले थे और भी कई यादें उनकी लखनऊ के साथ जो जुड़ी है। अंडमान में एक मोहम्मद फकीर नाम से कैदी था, उसका ट्रांसफर बाद में लखनऊ जेल में किया गया और उस वक्त काकोरी कांड के सभी क्रांतिकारी उस जेल में थे। मनमथनाथ गुप्त अपनी आत्मकथा में इस मोहम्मद फकीर की बात करते हैं। वे कहते हैं कि मोहम्मद फकीर जो है वो कई बार भाई परमानंद और वीर सावरकर की बातें किया करता था। जब वो कई बार जेल के अधिकारियों से भी भिड़ जाता था और कहता था, तुम्हें पता है आप किससे बात कर रहे हो? हमने सावरकर के साथ काम किया है और हमने बारी जैसे जेलर को भी ठीक कर दिया था।
जब सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपनी नई पारी 1937 से शुरू की, उस वक्त 1939 में यहाँ शिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने एक प्रस्ताव पास किया था कि हम गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाएंगे, और इसका स्वागत सावरकर ने हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में किया। और उन्होंने कहा इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कि यदि इसी प्रकार की पहल मुस्लिम समाज से आती रही तो वे दिन दूर नहीं जब सही अर्थों में हिंदू मुस्लिम एकता होगी। और इसी बात को आधार लेकर हमने जो पुस्तक लिखी है, मैंने और हमारे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर श्री उदय माहुरकर जी ने, उन्होंने ये बात कही है कि सावरकर के हिंदुत्व में उन अहिंदुओं के लिए भी जगह है कि जो राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं, लेकिन सावरकर के हिंदुत्व में ऐसे किसी को भी जगह नहीं है जो देश के विभाजन की बात करता हो। आज हम जिस युग में जी रहे हैं, सीडीएस बिपिन रावत जी ने एक बार कहा था कि ये 5th जनरेशन वॉर की शुरुआत हो चुकी है, हाइब्रिड वॉर भी जिसे कहा जाता है, जिसमें शस्त्र से ज्यादा जो माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, उसकी ज्यादा मीडिया वॉर, नैरेटिव वॉर, इसकी ये युग है और इस युग में हम जी रहे हैं। और ऐसे युग में हमें सावरकर की आवश्यकता है। आज हम देख रहे हैं कि वो कल्चर के नाम पर इस देश का जो इंडिक कल्चर है, इस देश के जो संस्कार है, उसको मिटाने का काम हमारे न्यायालयों तक ये लड़ाई जाकर पहुंची। हमने देखा है पिछले वर्षों में कि सर्वधर्म संभाव, सेक्युलरिज्म, इसके नाम पर केवल तुष्टीकरण ही हुआ है। शांति के नाम पर आतंकवाद फैलाया गया, यह भी हमने देखा है। तो ये वो युग है जहां नैरेटिव अलग है और मोटिव अलग है, और इनको समझने की जो समझ है वो हमें वीर सावरकर देते हैं। आप देखिए, इस देश में सबसे बड़ा जो नैरेटिव और मोटिव का जो सबसे बड़ी लड़ाई हुई, आप देख सकते हैं कि इस देश के लोगों को एक रखने के नाम पर, इस देश के लोगों को एक रखने के नाम पर इस देश का विभाजन कर दिया। तो नैरेटिव अलग रहा और मोटिव अलग रहा, और इसके खिलाफ वीर सावरकर लड़े थे। उस वक्त एक नैरेटिव ऐसा चला कि ये जो अंग्रेज है वो ही हमको लड़ाते हैं। ये अंग्रेज आए, उसके बाद ही यहाँ दंगे फसाद शुरू हुए। उससे पहले तो यहाँ गंगा जमनी तहजीब थी और सब शांति से रहते थे। ये जो एजेंडा है ये यहीं पे नहीं रुका। इससे आगे जाकर कहा कि अगर अंग्रेज चले जाएंगे तो सब कुछ ठीक ठाक भी हो जाएगा। और ये मेरे मन की बात मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस के जो प्रस्ताव है उसमें ये बात कही गई है। भारत छोड़ो जो प्रस्ताव है उसमें ये बात कही गई है। और ये नैरेटिव यहां तक चला कि अब जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है उसके खिलाफ अगर हमें लड़ना है एक होकर, तो क्या करना होगा, तो तुष्टीकरण करना होगा। ये बात ऐसे दूर तलक गई। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं कि सावरकर ऐसे सभी एजेंडास को ध्वस्त करते थे। इस नैरेटिव को उन्होंने बस एक वाक्य में उसको समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि बाबर को राम मंदिर तोड़ने के लिए चर्चिल साहब ने नहीं कहा था। इसी में सब कुछ आ गया। तो ये जो बात है, ये जो तर्क
यानी सावरकर। तो सावरकर का ये तर्क हमें आज बहुत जरूरी है। आज हमारे विचारक भी जो ऐसे जो मीडिया नैरेटिव्स में बहे चले जाते हैं, उनको ये समझने की जरूरत है। और इसी की ताकत वीर सावरकर का जो पूरा साहित्य है वो हमें देता है। ये वर्ष वीर सावरकर जी की 140वीं जन्म जयंती का वर्ष है और साथ साथ ये वर्ष सावरकर जी की जो पुस्तक है हिंदुत्व, उसका भी यह शताब्दी वर्ष है। 100 साल पहले ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी और स्वामी श्रद्धानंद जी ने तो उसकी प्रशंसा करते हुए यहाँ तक कहा था कि जैसे वेदों की ऋचाएं प्रकट होती है, मंत्र प्रकट होते हैं, वैसे हिंदुत्व की व्याख्या प्रकट हुई है। लेकिन हमें ये भी समझना होगा, ये भी जो एजेंडा चला उस वक्त उसी का उत्तर था। जैसे महेश चंद्र जी ने कहा कि खिलाफत आंदोलन, नेशनलिज्म, आइडिया ऑफ इंडिया उसी पर वार था और वो वहीं तक नहीं रुका था, उससे पहले भी ये चलता रहा। जैसे कि ये पुस्तक लिखने की सावरकर को जरूरत क्यों मान पड़ी, हिंदुत्व पुस्तक लिखने की? बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि जो सावरकर 1910 से पहले 1857 के क्रांतिवीरों की प्रशंसा करते थे, वे सावरकर अंडमान के जेल के बाहर आने के बाद हिंदुत्ववादी क्यों बन गए? ऐसी बात जब आती है तब उन पर हुए व्यक्तिगत अत्याचारों की बात होती है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि इस काल में देश की राजनीति बहुत बदल चुकी थी। जब सावरकर अंडमान में थे उस वक्त। फिर भी मैं ये बात भी कहना चाहूंगा कि सावरकर ने हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में वे हर बार यानी 10 मई 1857 का स्मरण करते हुए 10 मई को स्वतंत्रता दिवस उन्होंने मनाया जब तक देश स्वतंत्र नहीं हुआ। तो उनकी जो निष्ठा थी, हिंदू मुस्लिम एकता की मंशा थी, वो वे साथ लेकर ही चले थे। लेकिन ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? तो हमें जानना होगा 1906 के उस प्रस्ताव के बारे में जानना होगा जो शिमला में दिया गया एक मुस्लिम प्रतिनिधियों के मंडल द्वारा, और उसमें मुस्लिमों के लिए अलग सीट्स की मांग की गई, उनको एक अलग रिप्रेजेंटेशन की मांग की गई और उसके लिए जो तर्क रखे गए वो ज्यादा भयानक थे। उन्होंने कहा कि हमें जो सीट्स है, जो प्रतिनिधित्व है, वो हमारी संख्या के अनुसार ना दिया जाए। हमारी जो निष्ठा है ब्रिटिश राज को बढ़ाने के लिए, उसके अनुसार दी जाए। हमारी जो मुगल सल्तनत थी कभी, उसके अनुसार दी जाए। और ज्यादा सीट्स पाने के लिए एक जो तर्क दिया गया वो था, उन्होंने कहा कि हमारी जो संख्या है, ये 1906 1 अक्टूबर को दिए गए जो रिप्रेजेंटेशन है वो लिखते हैं कि हमारी संख्या अभी 1901 की जनगणना अनुसार 20 से 25% है, लेकिन हमें ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाए, हिंदुओं के बराबर का प्रतिनिधित्व दिया जाए। क्योंकि सामान्य रूप से जिसे हिंदू कहा जाता है वो हिंदू है ही नहीं। वे कहते हैं कि अगर हम अनसिविलाइज्ड पोर्शन, ये उनके शब्द है, जो एनिमिस्ट है यानी जो जनजाति है, वनवासी है, उनको निकाल दे, जो छोटे धर्म जो कि हिंदू धर्म के नाम से जाना जाते हैं वो अगर निकाल दे, तो जो हिंदू कहे जाते हैं उनका जो इशारा था वो सो कॉल्ड अपर हिंदू कास्ट की ओर था। अगर उनके प्रतिनिधित्व देखे तो हमारा और उनका हिंदुओं का बराबर है, बाकी के लोग हिंदू नहीं है।
यहीं से शुरुआत होती है। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी तर्क रखा कि ये इंडिया इज नॉट अ नेशन, ये एक राष्ट्र नहीं है। उस वक्त कांग्रेस क्या कर रही थी ये भी हमें समझना पड़ेगा। कांग्रेस के जो ज्यादातर नेता 1885 से जो शुरुआत हुई वो एलीट नेता थे, कहीं ना कहीं अंग्रेज सरकार की नौकरियों में बड़े बड़े पद पर थे, और वे लोग इंग्लिश शिक्षण से, इंग्लिश शिक्षा, इंग्लिश संस्कृति, इंग्लिश प्रभाव में इतने थे कि वे इस देश का हिंदू, इस देश की जड़ों के साथ वे जुड़े हुए नहीं थे। उनको यही लगता था कि जितना हम कम हिंदू होंगे उतना अच्छा होगा। उन्होंने जो टर्म दिया, वे जो मुस्लिम पक्ष था, मुस्लिम लीग थी, वो मानता था ये कोई नेशन है ही नहीं। उस वक्त के कांग्रेस के नेता जो थे वो मानते थे इंडिया इज अ नेशन इन मेकिंग, वो बन रहा है। उसमें उन्होंने एक तर्क दिया कि जो भी इंडिया नाम की लैंड में रहता है, इस भूमि पर रहता है, वे सभी इस देश के राष्ट्रिक है। सिटीजन की मैं बात नहीं करता, नेशन की बात कर रहा हूं। और इसीलिए जो टर्म टेरिटोरियल नेशनलिज्म की उन्होंने बात की। लेकिन ऐसा होने से हुआ क्या? आपको ये जो केवल ये नैरेटिव्स की बात नहीं है, उसके परिणाम देखिए। जब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हुए, इंडिया काउंसिल एक्ट आया 1909 में, उस वक्त हमारे यहाँ जैसे विधान परिषद होता है, जिसमें यूनिवर्सिटी से अलग प्रतिनिधित्व होता है, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अलग प्रतिनिधित्व होता है, वैसे प्रतिनिधित्व दिए गए। और साथ साथ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, उस वक्त उसे इलेक्टोरेट्स कहा जाता था, एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी दी गई कि जिसे मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा गया। और इसके कारण हुआ क्या? इसके कारण केवल एक ही वह कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जो धर्म के आधार पर बनाई गई। उसके कारण इस देश में जो राजनीति थी वो हिंदू मुस्लिम की नहीं रही, वो हो गई मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम। बाद में इन सीट्स को भी ऐसे ही कहा जाने लगा, ये मुस्लिम सीट, ये नॉन मुस्लिम सीट। तो इतने सारे दुरागामी परिणाम इस देश में सावरकर जब छूटकर बाहर आए उससे पहले हो चुके थे। और इसीलिए सावरकर ने घोषणा की इस पुस्तक के माध्यम से कि हिंदू स्वयमेव राष्ट्र है, स्वयं राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अगस्ती की अंजलि में संपूर्ण महासागर समा जाता है, उसी प्रकार एक हिंदू शब्द में इस देश की संस्कृति, इस देश का इतिहास, इस देश का त्याग सब कुछ समा जाता है। और हिंदू शब्द जो है वो बहुत पुराना है। हिंदू, इंडिया, ये सब एक ही उसकी इटिमोलॉजी है, वो एक ही जगह है, वो है सिंधु नदी। सिंधु के इस पार रहने वाले जो लोग हैं उन्हें हिंदू कहा गया। तो और ये केवल इस्लाम आया उसके बाद इस देश को हिंदू, इस देश के लोगों को हिंदू कहा गया, ऐसा नहीं है। करीब 2500 साल पहले दरियस के समय में इजिप्ट में जो एक शिलालेख मिला है उस वक्त का, उसमें भी इस देश का नाम हिंदवाय, आज के इंडिया से बहुत ही नजदीक, ऐसा उसमें उल्लेख मिलता है। ग्रीक लोग हैं वो इस देश को इंडिया नाम से जानते हैं। तो इंडस से इंडिया आया। सिंधु जो है उसी का अपभ्रंश होकर हिंदू बना, जैसे सप्ताह का हफ्ता बनता है, उसी प्रकार से सिंधु से हिंदू बना। तो सावरकर ये कहते हैं कि हिंदू शब्द जो है वह केवल धार्मिक नहीं है,
वे कहते हैं, उन्होंने जो व्याख्या दी है, आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभु पुण्यभुश्चैव सवै हिंदुरिति स्मृतः। जो व्यक्ति इस देश को अपनी पितृभू मानता है, जो व्यक्ति इस देश को पुण्य भूमि मानता है, ये देश यानी कौन सा देश? सिंधु से सिंधु तक, यानी सिंधु नदी से लेकर सिंधु यानी हिंदू महासागर तक जो देश, ये विस्तीर्ण देश फैला हुआ है, वह देश जिसकी पुण्य भूमि है, जिसकी पितृभूमि है, वो हिंदू है। पुण्य भूमि से वो कहते हैं कि जिनके धर्म के संस्थापक, जिनके अवतार, जिनके तीर्थ इस भूमि में हुए हैं, वे सभी हिंदू हैं। और इसीलिए ओम नमः शिवाय कहने वाले भी हिंदू हैं, ओम नमो अरिहंताणम कहने वाले भी हिंदू हैं, क्योंकि उनके जो तीर्थ स्थल है वो इसी देश में की सीमाओं में है। इसी के कारण एक ओमकार कहने वाले भी हिंदू है, और जिन्हें ये लोग अनसिविलाइज कहते हैं, प्रकृति पूजक जो है, वे भी इस देश की प्रकृति को पूजते हैं, इसलिए ये उनकी भी पुण्य भूमि है और इसलिए वे भी हिंदू है। तो पुण्य भूमि की उन्होंने ये व्याख्या की। वैसे ही पितृभूमि की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि जिनके पूर्वज, जिनके सम्राट, जिनके राज्य के स्थापक, जिनके स्मृतिकार, जिन्हें लॉ मेकर्स जिन्हें हम कह सकते हैं, समाज के बड़े नेता इस भूमि में हुए, वे हिंदू हैं। कई बार इस व्याख्या पर भी मतभिन्नता रहती है, लेकिन एक बात हमें पूरा इतिहास देखेंगे तो ये बात हमें दिखेगी कि जो इस पुण्य भू और पितृभू की संकल्पना से अलग है, वे लोग और जो हिंदू इस पितृभू और पुण्य भू को मानकर चलते हैं, उनकी संख्या, हिंदुओं की संख्या हो, संख्या बल हो, उसका विचार हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हिंदुत्व हो, चाहे वह राजनीतिक विचार के रूप में भी हिंदुत्व हो, जहां जहां हिंदू घटा है, इस प्रकार से राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, कहीं किसी भी रूप से जहां जहां हिंदू घटा है, वहीं पे देश से अलग होने की बातें निकल के आती है। और ये यूनिवर्सली ये प्रूव करती है कि इस देश में हिंदू ही राष्ट्र है। सावरकर ने जब ये सब थियोरेटिकल बातें हो गई, लेकिन प्रैक्टिकल हिंदू क्या कर सकता है, उसकी भी बातें सावरकर ने आज जो लेख लिखे हैं उनमें लिखी है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने 4 स्तंभ दिए हिंदुत्व के। सबसे पहला स्तंभ है सामाजिक समरसता, अस्पृश्यता निवारण और हिंदू संगठन। ये सबसे बड़ी उन्होंने बात कही, जिसकी आज भी इस देश को आवश्यकता है। न जातियों में, न प्रांतों में यह हिंदू बटे। उन्होंने कहा कि तुम्ही आम्ही सकल हिंदू बंधु बंधु, तो महादेव पिता आमचा चला तया बंधु। तो इस प्रकार से सहभोजन से और कई विषयों से उन्होंने हिंदू संगठन, हिंदुओं को एकत्रित करने की बातें की। दूसरा उन्होंने कहा स्वदेशी। दूसरा स्तंभ है उनके हिंदुत्व का स्वदेशी, आत्मनिर्भरता। तीसरा स्तंभ उनका है वो है शुद्धि। जो लोग कभी छल से, बल से, कपट से, लालच से, लोभ से इस देश, इस हिंदुत्व को छोड़ के चले गए थे, उनके लिए हिंदू समाज को सदैव अपने द्वार खुले रखने चाहिए
और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये द्वार ऐसे खुले ना हो कि यहाँ जो लोग हैं वो भी चले जाए। तो घर वापसी तो करानी ही है, लेकिन जो लोग यहाँ है उनका भी हमें ख्याल रखना है। तो शुद्धि जो है वह भी हिंदुत्व का ही एक स्तंभ है। और उन्होंने एक जो स्तंभ कहा वो है अखाड़े, व्यायामशाला। ये जो मूवमेंट है, अखाड़ा मूवमेंट जो है वह बहुत जरूरी है। जिम शायद हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए, व्यक्तिगत बल के लिए जरूरी है, लेकिन अखाड़ा जो है वो सामाजिक बल के लिए जरूरी है, क्योंकि उसमें केवल फिजिकल नहीं, केवल मेंटल ही नहीं, हम उपासना भी करते हैं। तो ये पूरा हमें अखाड़ा मूवमेंट जो है वह हमें रिवाइवल करनी होगी। तो ये जो हिंदुत्व के 4 स्तंभ है वो हमें करने हैं। आज जो हिंदू बटा हुआ है वो 2 जगह बटा हुआ है। एक है जो मानते हैं कि अब बस सब कुछ ठीक ही होने वाला है, हम सनातन है तो सनातन को कोई मिटा नहीं सकता। एक और ये भी हिंदू है जो इतनी सारी चिंता करते हैं, उनको लगता है कि क्या होगा, हम लड़ाई हार ही चुके हैं, अब कुछ नहीं होने वाला। सावरकर ने जब विभाजन हुआ था उस वक्त ये कहा था कि आज भी हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब जब अंधेरा घना होता है तभी कभी पुराणों की भाषा में कहे तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। और अगर हिंदुओं ने अपना स्वयं का विश्वासघात नहीं किया तो हमने जो खोया है वह भी हम प्राप्त करेंगे। जब हम राम राज्य की बात करते हैं तो राम राज्य में हमें किसी को बजरंग बली बनना पड़ेगा, किसी को जामवंत बनना पड़ेगा, किसी को जटायु भी बनना पड़ेगा। और यह तैयारी हमारी होनी चाहिए। सरकारें जो चाहे करना हो करे, कर रही है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, यह संकल्प वीर सावरकर की इस जयंती पर हमें लेना है और उसे साकार करना है। हिंदुत्व पुस्तक के अंतिम पृष्ठ पर सावरकर ने एक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि जब पूरे विश्व को हिंदुओं की बात सुननी पड़ेगी, और उस दिन भी हिंदू जो बात कहेगा वो वसुधैव कुटुंबकम से अलग नहीं होगी। वह बात वाराणसी में भी शंकराचार्य की जो बात है उससे अलग नहीं होगी, और उसको हम साकार होते हुए देखते हैं जब हमारे प्रधानमंत्री पैपुआ न्यू गिनी पे उतरते हैं और वहां के अध्यक्ष उनके चरण स्पर्श करते हैं, तब हमें सावरकर के ये जो शब्द है वो साकार होते हुए दिखते हैं। मैंने और माहौरकर जी ने जो पुस्तक लिखी है उसमें हमने यही कहा है कि हम ये सावरकर युग के प्रभात में जी रहे हैं, और आज जिस दिन को हम देख रहे हैं उस दिन के लिए ही शायद हमारे प्रधानमंत्री जी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी और यहाँ के लोकसभा सांसद रहे अटल जी ने वो पंक्तियां लिखी होगी कि वे लिखते हैं, यदि आज देहली के खंडहर, यदि आज देहली के खंडहर सदियों की निद्रा से जगकर गुंजार उठे ऊंचे स्वर से हिंदू की जय तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। धन्यवाद। धन्यवाद जी आयुष पंडित जी। आपके द्वारा दिए गए 4 सूत्र जो कि सावरकर जी ने प्रतिपादित किए थे, अस्पृश्यता निवारण, संगठित हिंदू,
स्वदेशी का बोलबाला हो, आत्मनिर्भरता हो, शुद्ध यज्ञ चलाए जाए, घर वापसी हो और अखाड़ों के माध्यम से सामर्थ्यवान और शक्तिशाली हिंदू का निर्माण हो। इसको हम सभी ने आत्मसात किया है। आपके मार्गदर्शन, आपके उद्बोधन के लिए हम ऋणी रहेंगे, कृतज्ञ हुए। हम धन्यवाद ज्ञापन के लिए कार्यक्रम के अंतिम चरण में हमारे अभिभावक डॉक्टर अजय दत्त शर्मा जी को आमंत्रित करते हैं। मंच पर आएंगे। स्थल पर बैठे हुए सभी मेरे वैचारिक मित्रों, यहाँ आपके आने के लिए मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं समझता, लेकिन कहा उस औपचारिकता को पूरा करने के लिए दो बातें मैं सावरकर जी के विचारों से प्रभावित होने की वजह से आपके ज्ञान में लाना चाहता हूँ। लगभग 20 साल पहले लखनऊ में एक स्थान पर बारिश होने लगी थी। 25 नेम प्लेट दिखाई दी, मैं चला कहा गैर हो जाए आए, वो मना नहीं करता है, लेकिन मुझे लगा कुछ हिचक फिर भी रहिए तो अंदर में गया 20 लोग देख कर मुझे थोड़ा संकोच हुआ। फिर उन्होंने पर्चे कराया। बादशाह मैं आपके मतलब की बात कर रहा हूँ। तो पहले उन्होंने मेरा परिचय कराया कि भाजपा के नगर निगम के एग्जीक्यूटिव मेंबर, मैं पार्षद उस जमाने में होता था। फिर उन्होंने बताया वो लोग चौंके, उन्हें अच्छा नहीं लगा। फिर मुझे बताया कि ये लोग CPIM की एग्जीक्यूटिव आज यूपी की हो रही है, ये सब लोग बोलते हैं। चलो मतलब नहीं बैठी चाय बंदे की। फिर और परिचय होने लगा। तो उसमें विनोद सिंह साहब बैठे हुए थे, आप परिचित होंगे। उन्होंने कहा कि सर भाजपा और आप हम लोगों से क्या साथ होता, हमने हो सकता। बोले आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मैंने भाजपा का वामपंथी सभासद हूँ। बोले ये कैसे? मैंने कहा आप सावरकर जी को पढ़िए, उनकी राजनीतिक आर्थिक पृष्ठभूमि है तो वामपंथी। 1939 में उन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात कही हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, और डांगे साहब उसमें सो रहे थे। उन्होंने 1944 में ये बात अपने अध्यक्षीय भाषण की। इतने पीछे। और आज जो ड्राइंग रूम से भाजपा की एग्जीक्यूटिव निकल के बाहर आई है, जिसने आज का स्वरूप को प्राप्त किया, उसके पीछे मोदी जी का वो चिंतन, उन्होंने उसको ला के सड़क पर खड़ा किया, लोगों के बीच में लाके खड़ा किया। मुझे लगता है ये सावरकर जी का चिंतन आ गया। और उसके बाद मेरे विनोद सिंह साहब जब आते थे, मेरे क्लिनिक पर आते थे, बैठते थे घंटों। ये बस साहब कामरेड साहब आज कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के अलंकरण में आए हुए। तो कामरेड साहब मेरा पुराना साथ रहा है आप लोगों से। एक और आज की अद्भुत घटना मैं आपको सुना रहा हूँ। बड़े जोरों से 2-3-4 दिनों से आप एक कोर्ट का प्रकरण पढ़ रहे हैं, आजम खान साहब का। उनकी विधानसभा की सदस्यता वापस हो, इस बारे में बातचीत चल रही है, क्योंकि उन पर लगाया गया केस खारिज हो गया। खैर ये तो उनकी बात है। हमारे बीच में भी एक मोहम्मद आजम खान साहब बैठे हुए और उन्होंने हमारे विचारों को माना है, और वो है कन्वीनर भारतीय मुस्लिम महासभा की। महासभा सब देखिए, हिंदू सभा का सब, छात्र महासभा, मजदूर महासभा और बाकी महासभा। तो ये भी हिंदू महासभा के एक फ्रंट के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने अपने अधिवेशन में सावरकर जी को भारत रत्न देने की मांग की। जो बात कह रहे थे, देखिए शुद्धि की बात जो है, उस शुद्धि में एक तो कंप्लीट शुद्धि की बात है। अभी हम लोग आगे बढ़े, हम पार्शियल शुद्धि में राजनीतिक शुद्धि, दीनी शुद्धि जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, वो आगे का है।
राजनीतिक शुद्धि की बात, और उसमें हमारे साथ अजंता साहब हैं और हम इनके साथ हैं। तो आज इतनी बात कहता हूँ, एक अगली सूचना है, नीचे सूच जलपान आप लोगों का इंतजार कर रहा है, कृपया उसे प्रसाद समझिए। यहाँ सब लोग आए हैं, सारे पंडित लोग बैठे हुए हैं, उसको ग्रहण करके जाए। एक आखिरी बात और, हिंदुओं के संगठन और भाजपा पर ब्राह्मणवाद का बार बार आरोप लगता है। आज जो वहां पूजा हुई है, क्या आप लोगों को जानकारी में साउथ के जो आए हुए थे मैं, उसमें से एक भी ब्राह्मण नहीं था, सारे बैकवर्ड। मैं तो उन्हें अलग अलग नहीं मानता हूँ, और यही सावरकर जी का वो है। सावरकर जी ने स्वामी दयानंद ने धर्म में तर्क का प्रवेश किया, सावरकर जी ने राजनीति में तर्क को लाया। दोनों के विचार एक हैं, इसलिए हम सब लोग और सबसे परे हैं, इसलिए आप सब लोगों का सहयोग चाहते हैं। भविष्य में आपको बुलाएंगे, इसी तरह रहेंगे। धन्यवाद। कार्यक्रम समाप्त होने के पहले सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। कार्यक्रम समाप्त होने के पहले हम कल्याण मंत्र के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। पहली पंक्ति के बाद साथ साथ दोहराएं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।